मैं पीयूष रंजन आप लोग का एग्ज़ाम फोबिया पे स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोग के बीच घटना चक्र, ठीक है, 2020 का हिस्ट्री का बुक लेके आया हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले मध्यकालीन भारत इतिहास देखेंगे, उसके बाद आधुनिक भारत देखेंगे और सबसे आखिरी में प्राचीन भारत देखेंगे। क्योंकि मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारत से कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे ज़्यादा इस चैप्टर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बुक है, ये जो बुक है आपको जितने भी राज्य में पीएससी होता है हिंदी भाषी राज्य में, तो उसमें इसका क्वेश्चन दिया रहता है और साथ में साथ इसका डिस्क्रिप्टिव भी दिया रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इसका हम लोग जो एक दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, सबसे पहले उसको पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ताकि आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन जब हम देंगे या बनाएंगे तो आप लोग उसको याद रहेगा जो हम लोगों ने ये पढ़ रखा है, और अपने हिसाब से भी आंसर देने का सोचिएगा। ठीक है, आप लोगों ने भी बिहार दरोगा के लिए करीब लुसेंट पढ़ ही लिया होगा, सारा बुक तो आप लोग पढ़ ही लिया होगा। आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, तो काफ़ी एक अंदर से आपको एनर्जी देगा और एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहेगा। ठीक है, मैंने चिन्हित कर रखा है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे ब्लू कलर से मैंने चिन्हित कर रखा है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। ठीक है, फालतू की बातों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो सबसे पहले मुस्लिम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में स्थित है, और यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण से यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र स्थान है। ठीक है, हज़रत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में, और मक्का में जन्म लेने के कारण ही यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। ठीक है, और हज़रत मोहम्मद की मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ठीक है, चलते फिर अगले पॉइंट की ओर। ऋग्वेद में उल्लेखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, किसके नाम पर भारत देश का नाम भारत पड़ा? तो भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, और यह किस में उल्लेखित है? ऋग्वेद में उल्लेखित है। ठीक है, और एक छोड़िए, इसको नहीं पढ़ना है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, ईरानियों ने भारत को क्या कहा है? हिंदुस्तान। देखिए एक बार यहाँ देखिए, बहुत हम लोग कन्फ्यूजन करते हैं, ईरानियों तो हिंदुस्तान। ठीक है, ईरानियों ने इस देश को क्या कहा है? हिंदुस्तान। यूनानियों ने क्या कहा है? इंडिया। ठीक है, यूनानियों ने क्या कहा है? इंडिया। और हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया था। ठीक है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरबों ने किया था। हिंदुस्तानी किसने कहा था? ईरानियों ने। और इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने। ठीक है, और हिंद का प्रयोग किसने किया था? अरबों ने किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले पॉइंट की ओर। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है। पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक है, कब किया था? 712 ईस्वी में। और यह कहाँ का था? तो यह अरब का था। ठीक है, हालांकि मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। लेकिन देखिए यहाँ पे यह कहा जा रहा है, जो मोहम्मद बिन कासिम से भी पूर्व एक भेजे थे उबैदुल्लाह, ठीक है, वह भारत पर आक्रमण किया लेकिन वह मारा गया। ठीक है, इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ठीक है, इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को कहा था, आप जाइए सिंध पर आक्रमण कीजिए। ठीक है, उस समय सिंध पर कौन शासन कर रहा था? दाहिर शासन कर रहा था। और किस ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली थी? 712 ईस्वी में। ठीक है, फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है, जो किस ग्रंथ से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है? चचनामा से। और चचनामा कैसा ग्रंथ है? फारसी ग्रंथ है। ठीक है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था तो सिंध पर कौन था शासन कर रहा था? दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम को ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगला पॉइंट। देखिए, गजनी वंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। कौन था? अल्पतगीन। और गजनी वंश का अन्य नाम क्या है? यामनी वंश भी है। ठीक है, और अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, पूछा जा सकता है आप, जो गजनी वंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। ठीक है, गजनी वंश का और अन्य नाम क्या है? यामनी वंश। ठीक है, और गजनी को राजधानी किसने बनाया था? अल्पतगीन ने बनाया था। ठीक है, अब चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं।
महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, इसके बारे में किसने कहा था? तो सर हेनरी इलियट ने कहा था जो महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है। और भीमदेव प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है जो महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को कब लूटा था और किसके शासनकाल में? तो भीमदेव प्रथम के शासनकाल में। ठीक है ना। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी में हुआ और उस समय चंदेल का शासक कौन था? विद्याधर था। कौन था? विद्याधर, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ठीक है। यह अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा एक ऐसा अकेला हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया? तो वह था विद्याधर, और वह कहाँ का था? चंदेल का था। ठीक है। और महमूद गजनवी ने चंदेल पर आक्रमण कब किया था? तो 10 से 19 से 20 में। ठीक है। अब देखिए महमूद गजनवी, हालांकि 998 ईस्वी में वह महमूद गजनी का शासक बना। ठीक है। लेकिन उसने 999 से लेकर 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, और यह किसने कहा है? सर हेनरी इलियट ने कहा है। ठीक है। तो महमूद गजनवी जो भारत पर आक्रमण कर रहा था तो उसका उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था। वह मुस्लिम शासन से उसका कोई उद्देश्य नहीं था। वह मात्र क्या करता था? लूटपाट करता था। ठीक है। और बगदाद के लूटपाट करना उसका एक उद्देश्य था। ठीक है। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यामीन उद दौला और आमीन उल मिल्लाह की उपाधियाँ प्रदान की। आपसे पूछा जा सकता है जो महमूद गजनवी को यामीन उद दौला और आमीन उल मिल्लाह की उपाधि कहाँ के खलीफा ने दी थी? तो बगदाद के खलीफा ने दी थी। ठीक है। महमूद गजनवी की कुछ बातें में और जान लेते हैं। जैसे कि देख लीजिए महमूद गजनवी शिक्षित था। ठीक है। शिक्षित था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। वो आपसे पूछा जा सकता है तो महमूद गजनवी इनमें से उसमें क्या विशेषता नहीं थी, लेकिन इसको जान लीजिए। देखिए महमूद गजनवी शिक्षित था और वह अपने विद्वानों और कलाकारों का सम्मान करता था। ठीक है। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। ठीक है। और उसका दरबारी इतिहासकार कौन था? उतवी था। और उतवी ने किताब उल यामनी अथवा तारीख़े यामनी नामक ग्रंथ की रचना की। आपसे पूछा जा सकता है किताब उल यामनी अथवा तारीख़े यामनी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? उतवी ने की थी। ठीक है। इसके अतिरिक्त यामनी उतवी के अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष और संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान अलबरूनी भी था। ठीक है। अलबरूनी देखिए क्या क्या था? दर्शन का था, ज्योतिष भी था और संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान था। ठीक है। तारीख ए सुबतगीन का लेखक बैहाकी भी था। ठीक है। जिसे इतिहासकार लेनपुल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। किसे पूर्वी पेप्स की उपाधि दी? तो लेखक बैहाकी को। ठीक है। जिसने तारीख ए सुबतगीन नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। फारस का कवि उजाड़ी, खुरासानी विद्वान तूसी एवं उनसिरी विद्वान असजिदी और फारूकी प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। ठीक है। और यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। फिरदौसी क्या थे? तो फिरदौसी कवि थे। ठीक है। उन्होंने इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? शाहनामा। ठीक है। और इससे साथ फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। पूर्वी पेप्स किसे कहा जाता है? बताइए। बैहाकी को। और पूर्व का होमर की उपाधि किसे दी गई है? फिरदौसी को। ठीक है। और एक फरिश्ता थे, फरिश्ता ने तारीख़े फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। ठीक है। और इस फरिश्ता का पूरा नाम था मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। ठीक है। इसकी जो पुस्तक है तारीख़े फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित थी। ठीक है। महमूद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी 11वीं सदी में। ठीक है। पूछा जा सकता है आपसे जो अलबरूनी किस सदी में भारत आए थे? तो 11वीं सदी में भारत आए थे। ठीक है। उनकी जो पुस्तक है किताबुल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। ठीक है। अलबरूनी कहाँ के थे? अरब के थे। ठीक है। और भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी था। और उसका जन्म 973 ईसा पूर्व में हुआ था और वह खीवा देश का रहने वाला था। खीवा या प्राचीन खारिज में देश का रहने वाला था।
अल बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी। जैसे वह खगोल विज्ञान भी था, भूगोल भी था, तर्कशास्त्र भी पढ़े हुए था, औषधि विज्ञान भी पढ़े हुए था, गणित भी था तथा धर्म और धर्मशास्त्र से भी जुड़ा हुआ था। उसने संस्कृत का भी अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा वराहमिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ठीक है, अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की थी। किस भाषा में तहकीक हिंद की रचना की थी? अरबी भाषा में। ठीक है, और इस तहकीक हिंद की सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया और हिंदी में फारसी भाषा से हिंदी भाषा में किसने किया था? रजनीकांत शर्मा ने। ठीक है, चलते अगले पॉइंट की ओर। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। पूछा जा सकता है, चांदी के संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे? महमूद गजनवी ने जारी किए थे। ठीक है, महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित था। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था, ऊपरी भाषा पर मुद्रा लेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा में लिखा था। अब क्या लिखा था वो हमको पढ़ने का जरूरी नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले पॉइंट की ओर। मध्य एशिया के शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। कब जीता था उत्तर भारत को? 1192 ईस्वी में। ठीक है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। ठीक है, और इसी मुल्तान को मोहम्मद बिन कासिम ने क्या कर दिया था? स्वर्ण नगर का नाम दे दिया था। ठीक है, यहाँ ध्यान दे लीजिएगा, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था और 1205 ईस्वी तक वह बार बार साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा करने के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। ठीक है, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। ठीक है, यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। ध्यान से देखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, जो गौरी की भारत में पहली पराजय कौन सी थी? तो जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था 1178 ईस्वी में, उसे मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने उसे पराजित किया था। कहाँ पे? आबू पर्वत के निकट। तो क्या आप जानते हैं, जो आपको सोमनाथ मंदिर पर भी जो महमूद गजनी ने आक्रमण किया था, तो सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया था? ठीक है, तो भीम प्रथम ने। ठीक है, भीमदेव प्रथम के शासनकाल में ही आपको ये महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और ये भी कहाँ का शासक था? गुजरात का शासक था। तो गौरी की भारत में पहली पराजय कौन सी थी? तो 1178 ईस्वी में गुजरात में किया था। तो वहाँ का शासक मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय, जो अपनी मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। ठीक है, और 1191 में तो हम लोग को पता ही है, पृथ्वीराज चौहान और गौरी का युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ। लेकिन 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में महमूद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। आपसे पूछा जा सकता है, जो भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना किस युद्ध से हुई? तो 1192 तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। ठीक है, सॉरी, चलते हैं अगले क्वेश्चन के अगले पॉइंट की ओर। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में महमूद गौरी ने कन्नौर के गहरवाल राजा जयचंद्र को पराजित कर दिया था। ठीक है, चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में कन्नौज के गहरवाल राजा जयचंद्र को पराजित कर दिया था। यह चंदावर है कहाँ? तो चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। ठीक है, और महमूद गौरी ने के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी और दूसरी तरफ क्या हुआ था? कलमा खुदा हुआ था। ठीक है, गौरी के विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में एत्ता प्रथा स्थापित हो गई। ठीक है, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की अगले पॉइंट की ओर।
बिहार और उत्तरी बंगाल की विजय के बारे में गौरी अथवा ऐबक ने सोचा भी नहीं था। जब बिहार और उत्तर बंगाल पे उसने आक्रमण किया था तो मोहम्मद गौरी और उसका गुलाम था एक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने सोचा भी नहीं था, ठीक है। और इस कार्य को गौरी के एक साधारण दास इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने कर दिया। उसने बिहार और उत्तर बंगाल पे विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। उसने 1193 से ईस्वी से लेकर 1202 ईस्वी के मध्य में बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला को तहस नहस कर दिया। कब से कब तक? 1193 से लेकर 1202 ईस्वी के बीच तहस नहस कर दिया और राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया, ठीक है। उसने 1198 से लेकर 1203 ईस्वी तक मध्य बंगाल पर आक्रमण किया और उस समय वहाँ का जब आक्रमण किया उसने तो वहाँ का शासक था लक्ष्मण सेन और वह बिना युद्ध किया ही भाग निकला, ठीक है। अगला पॉइंट है इख्तियार उद्दीन, जो बंगाल पूर्वी बंगाल का एक शासक था, उसने लखनऊती को अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। तो यह जो था भारत पर मुस्लिम आक्रमण का कुछ आपका छोटा सा डिटेल था। तो सबसे पहले एक ये वीडियो है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए और मैं फिर तुरंत इसका जो क्वेश्चन है उसका वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर। करीब हाँ देख लीजिए इसको, फिर उसका मैं इसका भी वीडियो लेके क्वेश्चन का वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।